नमस्कार, आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हर कदम हम उठाते हैं फायदेमंद फंड्स में, और आज हम युवाओं पर फोकस करेंगे जिन्होंने अभी कदम अपना जमाना शुरू किया है म्यूचुअल फंड्स के बाजार में। मेरे साथ है मेरी मित्र कविता थापलियाल। आप ज्वाइन कर रही हैं मुझे मुंबई स्टूडियोज से। कविता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है और तमाम दर्शकों का स्वागत है फायदेमंद फंड्स में। और जैसा कि आपने कहा शैल जी, हमने आपको पिछले हफ्ते उम्र के अलग अलग पड़ाव के लिए पोर्टफोलियोज बताए थे, और उसी कड़ी में आज हम अपने युवा निवेशक नीतीश पांडे को सुझाए गए फंड्स पर करेंगे खास फोकस। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से आपको मिलवा देते हैं नीतीश पांडे से। तो आप हैं नीतीश पांडे, उम्र है 25 साल, लेकिन सोच बहुत गहरी है। आप इसी उम्र से एसआईपी कर रहे हैं सन 2018 से, और आपको 2 साल हो गए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और आपका लक्ष्य है लगभग 5 करोड़ रुपए का एक अच्छा पोर्टफोलियो जमा करने का कुछ ही साल में। अभी फिलहाल आप लगभग 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था जो हमारे मित्र श्री ओमकेश्वर सिंह साहब ने बिल्कुल फेरबदल किया है। ओमकेश्वर सिंह साहब rankmf.com म्यूचुअल फंड वेबसाइट के सीईओ हैं, और लगभग 2 दशक से बहुत शानदार तरीके से राय दे रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर। ओम जी, स्वागत है आपका। बताइए, कौन सा आपने पोर्टफोलियो सजेस्ट किया था पांडे साहब के लिए? कौन कौन से ऐसे 4 फंड्स थे जिस पर आपने उनको कहा था निवेश करना लगभग 2,500 रुपये हर महीना? जी शैलेंद्र जी, तो उनको जो चार जो दिया था वो था, एक मल्टी कैप था यूटीआई इक्विटी, एक लार्ज कैप था एक्सेस ब्लू चिप, और एक मिड कैप भी रखा था। उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो ज़्यादा होता है, लेकिन चांसेस ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होते, इसलिए एक मिड कैप मोतीलाल ओसवाल, और एक टैक्स के लिए एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी। ये 4 फंड थे उनके लिए। जी, ओमकेश्वर जी, चारों फंड आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं आप। जी, ये चारों फंड्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। यूटीआई इक्विटी फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये हमारे ओमकेश्वर सिंह साहब ने सजेस्ट किया था नीतीश पांडे साहब को। लेकिन आपके लिए आज एक बहुत सरप्राइज पैकेज है। हमारे साथ यूटीआई इक्विटी फंड के जो फंड मैनेजर हैं श्री अजय त्यागी साहब, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्यागी साहब, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। बताइए, किस हिसाब से आप फंड इंडस्ट्री को देख रहे हैं? फिलहाल एक आपको इंट्रोडक्शन देते हैं त्यागी साहब का। त्यागी साहब सन 2016 जनवरी से यूटीआई इक्विटी फंड के फंड मैनेजर हैं। आप एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से शानदार मास्टर्स इन फाइनेंस किया है। ऐसा नहीं है कि यूटीआई के साथ आप सन 2016 से ही जुड़े हैं, पिछले 2 दशक से आप यूटीआई में काम कर रहे हैं, सन 2000 से। त्यागी साहब, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। बहुत बहुत नमस्कार। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 2 पोर्टफोलियोज में ओमकेश्वर सिंह साहब ने यूटीआई इक्विटी फंड को शामिल किया है। बहुत ही बेहतरीन फंड है। पिछले 28 साल से ये फंड बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। डेटा आपके सामने आता ही रहेगा। 9,000 करोड़ रुपए इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं, और यहाँ पर आप अगर स्टॉक्स देखें तो वो लगभग 58 स्टॉक्स हैं। त्यागी साहब, आपसे पहला प्रश्न। बहुत उतार चढ़ाव हमने बाजार में आते हुए देखा है। बताइए, किस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो एसआईपीज हैं वो आपको चलते हुए दिखेंगे? वॉलेटिलिटी बहुत है, लेकिन हमारा बाजार आपको मैच्योर होता हुआ दिखेगा। किस तरीके से आपको एसआईपीज बढ़ते हुए दिख रहे हैं या बरकरार दिख रहे हैं इस लेवल पर? देखिए, जैसा कि आपने बोला, मुझे इस बाजार में करीबन 20 साल हुए हैं, और बतौर एनालिस्ट और फंड मैनेजर 20 साल मैं यूटीआई के साथ जुड़ा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित बात जो इस बार रही है वो ये है कि हमने अनुमान लगाया था मार्च और अप्रैल में
कि एसआईपी फ्लोज में एक अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। लोगों की जैसी प्रतिक्रिया ऐसे हर मार्केट क्राइसिस के दौरान रहती है, वो अपनी एसआईपीज रोकने की कोशिश करते हैं या फिर एसआईपी अमाउंट आधा कर देते हैं। तो हमारा भी यही कुछ अनुमान था, पर जो नतीजे पिछले 2-3 महीनों में आए हैं वो हमें ये दिखा रहे हैं कि जरूर एसआईपी फ्लोज थोड़े कम हुए हैं, लेकिन इतने नहीं जितने हम अनुमान लगा रहे थे। तो इसका एक सीधा सीधा जो हम एक आकलन कर रहे हैं वो ये है कि इंडस्ट्री जरूर कहीं ना कहीं मैच्योर हुई है और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है कई लोगों का। म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है पिछले 20 साल में उन्होंने बहुत इन्वेस्टर एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है। आप जैसे चैनल्स के माध्यम से आम निवेशक तक ये संदेश पहुंचा है कि इक्विटीज के अंदर बहुत ही एक डिसिप्लिन तरीके से अपना निवेश जारी रखना चाहिए। और हमारे जितने आईएफए भाई बंधु हैं उन्होंने बहुत अच्छा खासा काम किया है अपने निवेशकों के साथ बैठकर और उनको एक सही सलाह देना और एक सही दिशा दिखाना। तो इन सब के चलते ये एक बहुत ही, जैसा मैंने कहा, एक आश्चर्य वाली स्थिति उत्पन्न हुई है कि इतना बड़ा क्राइसिस देश में आया और मार्केट्स गिरे, लेकिन एसआईपी फ्लोज उतने नहीं गिरे, बल्कि जो टोटल फ्लोज हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव ही रहे हैं और मजबूत रहे हैं। बिल्कुल त्यागी जी, आपके कई सारे इंटरव्यूज भी मैंने पढ़े हैं जहां पर आपने हमेशा निवेशकों को इस तरह के बाजार में अपनी एसआईपीज, अपने निवेश को बरकरार रखने की सलाह दी है, उन्हें मोटिवेट किया है, एनकरेज किया है। लेकिन यूटीआई इक्विटी स्पेसिफिक सवाल में पूछना चाहूँ तो मल्टी कैप फंड है, तो यहाँ पर किस तरह की स्ट्रैटेजी और फिलॉसफी आपने अपनाई है अक्रॉस दी कैटेगरीज? किस तरह का एक्सपोजर है? खासतौर से इस तरह के बाजार की हम बात करें तो चुनाव एक फंड मैनेजर के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो कैसे आप चुनाव कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मूल रूप से हमारी जो फिलॉसफी है उसकी नींव बंधी हुई है और उसकी नींव टिकी हुई है ये 2-3 चीजों पे। सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी वो है, हम अपने किसी भी व्यवसाय का जब चुनाव करते हैं अपने फंड में उसको लाने के लिए, तो हमारे लिए ये रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है कि क्या ये व्यवसाय आने वाले कई वर्षों तक, बल्कि कई दशकों तक मजबूत बना रहेगा या नहीं। और जो मजबूती की परिभाषा हम लेके आते हैं वो है उसके रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी। बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो हम उसको नापते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स की तरह। तो ये 2-3 बहुत मूल प्रश्न हमारे सामने हमेशा रहते हैं जब भी हम व्यवसायों का चुनाव करते हैं। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक अगले 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल कैसा बिहेव करेगी। हमारे लिए कहीं ज्यादा जरूरी है कि ये जो बिजनेस, ये जो व्यवसाय है, वो अगले 3 से 5 साल के अंदर किस तरह से करेगा, मजबूत रहेगा, नहीं रहेगा, क्या उसकी सेल्स ग्रोथ बरकरार रहेगी, नहीं रहेगी, क्या उस बिजनेस के अंदर प्राइसिंग पावर है जिसकी वजह से वो जब उसके खुद की कॉस्ट इंक्रीज होगी वो उसी तरह से अपने कस्टमर्स के लिए प्राइस भी इंक्रीज कर पाएगा और उसी के चलते एक मजबूत प्रॉफिट और मजबूत कैश फ्लो दिखा पाएगा। तो ये सबसे बड़ा मूल प्रश्न हमारे सामने रहता है जो कि हमें प्रिपेयर करता है जो सिचुएशन हम आज की तारीख में अपने सामने देख रहे हैं, जबकि चारों तरफ पे मायूसी छाई हुई है, बिजनेसेस के ग्रोथ कम हो गई है, बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर एक अच्छी खासी कमजोरी आ गई है, जिस कमजोरी के चलते हो सकता है वो बिजनेस आगे जाके चल भी ना पाए। तो सबसे पहली चीज क्वालिटी, और जो दूसरी जो नींव की बात कर रहा था त्यागी साहब, वो थी मैं इसको खत्म कर लूं एक बार। जो दूसरी नींव की मैं बात कर रहा था वो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये दो मजबूत, अगर हमारी ये नींव मजबूत रही तो हमें लगता है आने वाले कई सालों तक हमारे बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो वही रिटर्न हमारे इन्वेस्टर्स को देखने को मिलेगी। जी सॉरी, आप बोलिए, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। जी हाँ त्यागी साहब, मैं ज़रा ये जानना चाह रहा था, फिलहाल जो आप बाज़ार में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप अंडरवेट हैं और कुछ ऐसे हैं जहां पर आपने ज़्यादा निवेश कर रखा है अपने इंडेक्स के मुकाबले। एक ऐसा सेक्टर है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज से ताल्लुक़ रखता है, जहां पर हम बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी और प्राइस एक्शन आते हुए देख रहे हैं। ये बीटन डाउन सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर इस हफ्ते आपने बहुत शानदार तेज़ी देखी। आने वाले समय के लिए, अगले 1 महीना या और लंबी अवधि के लिए, क्या आप देखते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में
आपको यहां से और अच्छी रैली आती हुई दिखेगी स्टॉक मार्केट्स में? जी, देखिए मैं अपना उत्तर दो भागों में दूंगा। सबसे पहला कि बाजार में अगले 1 महीने क्या होने वाला है या 2 महीने क्या होने वाला है, उसका आकलन हम कभी नहीं लगाते। सबसे पहली चीज, हमें नहीं लगता कि कोई भी आदमी किसी भी एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए और प्रोसेस के तहत बोल सकता है कि बाजार की क्या दिशा रहेगी। मार्च में अगर किसी ने बोला होता कि बाजार नीचे गिरने के बाद 30%, 40% 2 महीने में ऊपर जाएगा, तो आप मान सकते हैं कि उसकी बात किसी ने ना सुनी होती और ना ही मुझे लगता है कोई ऐसा कहने वाला था। तो दिशा क्या रहेगी बाजार की और कुछ क्षेत्रों की और कुछ कंपनियों की, उसके बारे में तो हम ना कभी सोचते और ना कभी अपना समय उस दिशा में व्यतीत करते। दूसरी जरूरी चीज, आपने बोला कि ये पीएसयू कंपनीज कैसा करेंगी। देखिए, मैंने आपको इससे पहले प्रश्न में उत्तर दिया था कि हमारे जितने भी रिसर्च है वो केंद्रित रहती है कि व्यवसाय मजबूत रहेगा या नहीं, व्यवसाय प्रॉफिटेबल है या नहीं, व्यवसाय में ग्रोथ आएगी या नहीं, उसी दिशा में व्यवसाय की मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है या नहीं। अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप अपने आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन चारों प्रश्नों का उत्तर जब आप एक पीएसयू के संदर्भ में ये पूछेंगे तो शायद जवाब नकारात्मक रहेगा। त्यागी जी, यहाँ पर केमिकल सेक्टर को लेकर किस तरह का आपको लगता है कि प्रेडिक्शन या आपका स्टैंड रह सकता है? खासतौर से अगर हम चाइना के मद्देनजर बातों को समझना चाहें तो फैक्ट्रीज जो हैं वो मूव हो जाएंगी, सप्लाई चेन्स यहाँ पर काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई होगा। क्या आपके मुताबिक अब एक्शन रहेगा फंड का? देखिए, बिल्कुल सही। जरूर ऐसा हो सकता है कि जो इस वक्त वैश्विक स्तर पे जो स्थिति चल रही है जियोपॉलिटिक्स में, उसके चलते और टैरिफ वॉर्स जो चल रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच में, उसके चलते कुछ फैक्ट्रीज और कुछ ग्लोबल कंपनीज, मैं कहना चाहूंगा, अपनी फैक्ट्रीज चीन से निकाल के कुछ और मुल्कों के अंदर लगाना चाहेंगे। भारत उनमें से एक मुल्क जरूर रहेगा। इसमें दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, देखिए, केमिकल क्षेत्र के अंदर कुछ ही कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले दशक में एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाई है। ग्रोथ बहुत कंपनीज ने दिखाई है, लेकिन प्रॉफिटेबल ग्रोथ केवल कुछ ही कंपनीज ने दिखाई है। तो पहले तो आपको अपना पूरा ध्यान उन कंपनीज पे केंद्रित रखना है। दूसरा, उनमें से आपको चुनाव उन कंपनीज का करना है जो अब बहुत ही एक बड़ा साइज हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप मान लीजिए फर्ज करिए 1000 टन प्रोड्यूस कर रहे थे और ग्लोबल स्तर की बहुत बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्री उठा के चाइना से हिंदुस्तान में लाना चाहेंगी, तो वो 1000 टन की जगह आपको शायद 10,000 टन बनाना पड़े। क्या आप में उतनी क्षमता है? क्या आप उतने बड़े प्लांट बहुत जल्दी लगा सकते हैं? क्या आपकी बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग है कि वो ये सब खर्चा झेल सके और उसके बावजूद प्रॉफिटेबल रहे? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर लेने के बाद ही आपको फाइनली कुछ एक कंपनीज का चुनाव करना पड़ेगा जो इस अपॉर्चुनिटी को बखूबी एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। चलिए त्यागी साहब, आप बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहे हैं कि केमिकल सेक्टर में आपको क्यों तेजी आती हुई दिख रही है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था कि आगे आने वाले साल, 1.5 साल में या और लंबी अवधि के लिए कौन से 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप निवेश करने की उम्मीद करते हैं, उन लेवल्स पर जहां पर आपका अभी थोड़ा कैश पोर्टफोलियो में है? जरूर। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने हमें 3 साल का समय दिया और 3 साल का दायरा को लेते हुए आपने प्रश्न पूछा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र जरूर हमारे फंड के अंदर एक बहुत ही कोर होल्डिंग के रूप में रहेगा। जैसे जैसे कंजम्पशन ग्रोथ इस देश में बढ़ेगी, भले ही वो गाड़ियों की सेल रहे या एलईडी टीवीज की या मोबाइल फोन्स की या वाइट गुड्स की सेल रहे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंज्यूमर फाइनेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट एक कदम रहेगा कंज्यूमर्स के लिए इन सब चीजों को खरीदने का। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की बैंक्स या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जो कि रिटेल क्रेडिट के ऊपर फोकस्ड हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में उनके अंदर अच्छा खासा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिट क्वालिटी को अपने सामने रखते हुए बिजनेस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग क्वालिटी को अपने सामने रखते हुए अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू भी क्रिएट करेंगे और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगी।
दूसरा सेक्टर जो मुझे लगता है इस वक्त बहुत ही ज्यादा बीटन डाउन है, बैंकिंग सेक्टर में तो पिछले केवल 2-3 महीनों के अंदर गिरावट देखी गई, लेकिन ऑटो सेक्टर में पिछले 2 साल से गिरावट का दौर जारी है और इस पेंडेमिक और इस कोविड के चलते वो दौर जारी रहा भी है लास्ट 2-3 महीने। इस क्षेत्र के अंदर भी हमारा ये मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन, जब भी कोई इकोनॉमी बढ़त की तरफ जाती है और निजी आय लोगों की बढ़ती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पर कैपिटा इनकम या फिर निजी इनकम आप कहीं बढ़ती है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ निजी ट्रांसपोर्ट भी लेते हैं। तो इंडिया के अंदर आज की तारीख में केवल 2% कार पेनिट्रेशन है। 100 में से केवल 2 लोगों के पास खुद की कार्स हैं। यही आंकड़ा अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स का देखें तो करीबन 15% लोगों के पास निजी गाड़ियां हैं, और अगर आप डेवलप क्षेत्र के मुल्कों पे जाएं, डेवलप कंट्रीज पे जाएं, तो यही आंकड़ा 40% है। जाहिर सी बात है कि 2% से ऊपर उठ के हम कभी ना कभी 3 और 5 और 7 की तरफ बढ़ेंगे, और ये एक मूल कारण है हमारे बहुत सकारात्मक होने का इस क्षेत्र के प्रति। हमें लगता है पैसेंजर कार्स एज वेल एज टू व्हीलर्स, दोनों ही कंपनीज, दोनों ही सेगमेंट्स के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर, ऑटो क्षेत्र के अंदर हमें आने वाले कई सालों तक और दशकों तक ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिल्कुल त्यागी जी, बहुत बखूबी आपने पूरी यहाँ पे चर्चा की है। मेरे ख्याल से वो जो तमाम दर्शक जो फंड मैनेजर के काम को नहीं समझते हैं, उन पे भरोसा नहीं करते हैं, इस पूरे डिस्कशन को सुनकर उनको बिल्कुल यहाँ वजह मिलती है कि फंड मैनेजर पर भरोसा करें, अपने पैसे को उनके हाथ में दे और वो निवेश करें। लेकिन ओमकेश्वर जी, यूटीआई इक्विटी फंड आपकी पहली पसंद रहा है। लगभग न सिर्फ हमारे एक पोर्टफोलियो में, हमने अक्रॉस एज ग्रुप जो पोर्टफोलियो बनाए हैं शो के लिए खासतौर से, उनमें भी आपने इसको बार बार दोहराया है। त्यागी जी की बात सुनकर और जिस तरह से इन्होंने फंड की आने वाली रणनीति और शेयरों के चयन को समझाया, क्या लगता है आपको आगे चल के भी इसकी ये रफ्तार बनी रहेगी? जी कविता जी, सिंपल है। हम जब देखते हैं कि अभी आज निवेशक कहाँ पे निवेश करें, तो देखते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है वो कैसा है और वो किस भाव पे अवेलेबल है। तो अगर जब तक क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो यूटीआई इक्विटी में रहेगा, हमारे लिए हमेशा पसंदीदा रहेगा और वो कंटिन्यू करते रहेंगे। सो कम्प्लीटली ऑन क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो, पास परफॉर्मेंस से कम्प्लीटली हम लोग इग्नोर करते हैं। केवल देखते हैं कि आज का पोर्टफोलियो क्या है, उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, उससे अपॉर्चुनिटी जो है वो होने का काफ़ी हाई रहता है। वो देख करके हम लगते हैं। और कंसिस्टेंटली जब से रैंक एमएफ हम लोगों ने चालू किया है, तो करीब 1.5-2 साल से हमने देखा है कंसिस्टेंटली टॉप 5 फंड में हमेशा रहा है। बाकी सब ऊपर नीचे आए गए, लेकिन ये कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखा है। और टर्नओवर रेशियो बहुत ही कम है, यानी कि आप ये जैसे सोच सकते हो कि जो स्टॉक्स ये लेते हैं उसको बार बार नहीं बदलते। तो इसके कारण भी ये समझ में आता है कि इनका जो कन्विक्शन है कि इन्वेस्ट कर करके पैसा कमाया जाए, तो वो कन्विक्शन काफ़ी अच्छा है। तो वो सब देखते हुए प्लस इनका टीआर भी डिसेंट है। ये सारा चीज़ जो देख करके ये लगता है कि ये फंड काफ़ी अच्छा है और इसमें कोई भी रिटेल निवेशक लगा करके अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। चलिए, इसी नोट पर त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज सीएनबीसी आवाज़ और फायदेमंद फंड से जुड़ने के लिए। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार नीतीश पांडे के पोर्टफोलियो पर डालेंगे नजर और साथ ही आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो कौन सा आपका फंड पहला होना चाहिए, इसकी भी राय लेंगे ओमकेश्वर जी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर। हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़े हुए हैं जो शानदार राय देते हैं फंड पोर्टफोलियोज पर, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं कविता थपलियाल जी। हमारी आज कॉलर हैं रत्ना जी। रत्ना जी, आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, बताइए क्या अमाउंट लगाना चाहती हैं और कितने लंबे समय के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट चालू रखेंगी हर महीने? सर अभी तो मेरी गुड इवनिंग सर। अभी मेरी एज जैसे 26 साल है और मेरी मंथली सैलरी 25,000 है। तो आप मुझे एक आइडिया दीजिए कि अभी कितने का इन्वेस्टमेंट सही रहेगा और किसमें अगर मैं लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अभी वैसे तो कोरोना वायरस का टाइम है, तो मतलब अभी लगाना सही रहेगा या कैसा रहेगा? तो सबसे सही दिन एसआईपी स्टार्ट करने का रत्ना जी आज है। आप बेहिचक होके पैसे लगाएं और मेरे ख्याल से अगर आप 10% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फंड बताएंगे ओमकेश्वर जी
कि किस में आपको एक शानदार SIP शुरू करना चाहिए। सिंह साहब बताइए, कोई आपको स्टॉक पसंद आ रहा हो रत्ना जी के लिए? जी, तो रत्ना जी ने कोविड का भी नाम लिया, तो पहली बार वो इन्वेस्ट करना चालू कर रही हैं, तो उनके लिए एक ऐसे फंड का चयन किया है जो कि वॉलेटिलिटी में बेटर रहता है। उसका मेन फंक्शन रहता है कि वो लॉस ना करे, मतलब कि पोजीशन ऐसा होता है कि लॉस ना करे, उसके बाद फिर वो प्रॉफिट पर ध्यान देता है। तो एक DSP क्वांट फंड है, वो एक थीमेटिक फंड है, और उसका अगर आप देखोगे तो वो पिछले 1 साल से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस भी दिया है। और इसका जो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा है। इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है। इसमें जो रिस्क में जैसे बताया कि चूँकि ये क्वांट फंड है तो रिस्क को काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है। और इसलिए इसकी जो टॉप होल्डिंग्स हैं उसमें भी आप देखोगे टॉप 10 होल्डिंग करीब 43% जो है, उसमें से 3 HDFC ग्रुप के ही हैं, जैसे HDFC बैंक, HDFC लाइफ, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, तो ट्विंस, सारे जितने भी अच्छे क्वालिटी, एशियन पेंट्स, टाटा कंसल्टेंसी, तो इसका जो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा है। और इसका जो तरीका है, जो इन्वेस्ट करने का तरीका है, वो भी काफ़ी सटीक है इस वोलेटाइल मार्केट में। और इनसे ये उम्मीद रहेगा कि कम से कम 7 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को रखें तो वो काफ़ी अच्छा इस पर रिटर्न क्रिएट कर सकती है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल ईमेल के जरिए हमारे दर्शक ने हमें भेजा है, राघवेंद्र जी, और इनकी उम्र 38 साल की है। इनकी मासिक आय की बात करें तो ओमकेश्वर जी 32,000 रुपये ये कमाते हैं, जिसमें से 20,000 रुपये का इनका हर महीने का खर्चा भी है। और इन्हें अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 10 साल में लगभग 12 लाख रुपए जुटाने हैं। और फिलहाल कह रहे हैं कि 22 साल में बच्चे की शादी भी करनी है, उसके लिए 25 लाख रुपए भी चाहिए। और इनके पास निवेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस RD है, 3,000 रुपए हर महीना ये डाल रहे हैं। इमरजेंसी के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में ये निवेश करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से फोन लाइन पर हमारे पास नहीं है ये, क्योंकि तो बहुत सारी डिटेल्स की कमी है। लेकिन ओमकेश्वर जी, फिलहाल अगर ये 20,000 रुपए का इनका मंथली एक्सपेंस है, जिसमें से ये लगभग 12,000 रुपए अगर निवेश करना भी चाहते हैं तो कहाँ करें? जी, तो शुरुआत करते हैं कि जो अपना होता है, पहले आप इमरजेंसी फंड में आप कहाँ डाल सकते हो। तो इमरजेंसी फंड के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड है, वहाँ पर आप डाल सकते हो। और स्लोली उससे क्या होगा कि करीब 4,000 का SIP आप चालू करो, तो उससे आपका करीब 6 महीने से साल भर का एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा करीब 2 साल के अंदर। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन के लिए इनको 12 लाख रुपए चाहिए, जो कि 10 साल में चाहिए। तो टोटल जो इनका सेविंग था कविता जी वो 12,000। तो पहला 4,000 चला गया इमरजेंसी फंड के लिए, दूसरा 4,000 रुपये वो चला जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए वो पराग पार एक लॉन्ग टर्म इक्विटी और UTI इक्विटी में लगा सकते हैं। UTI इक्विटी में ये दोनों मल्टी कैप में लगा सकते हैं, और उससे 2 फायदा होगा। और इसी को वो और भी आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, इसमें 4 के बजाय 8,000 लगा सकते हैं। तो 12 साल के बाद इनको जो कॉर्पस चाहिए वो करीब इनको चाहिए 12, तो वो करीब 18-19 लाख उनके पास वो पैसा क्रिएट हो जाएगा। और उसको और 10 साल वो आगे लेकर के जाएंगे तो वो ये करीब 1 करोड़ रुपए उनका हो जाएगा, जो कि उनको जो रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट, चलिए, तो अगर आप हमें सुन सकते हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको अपने पोर्टफोलियो में लागू करनी है, जहां पर APSL सेविंग्स फंड में आपको 4,000 की SIP सुझाई जा रही है। और पराग पार एक लॉन्ग टर्म इक्विटी, रेगुलर प्लान और UTI इक्विटी फंड आपको अपने बच्चे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य का जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आपको रेकमेंड किया जा रहा है। इसी के साथ ओमकेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, जहां पर न सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको मिलवाएंगे एक नए फंड मैनेजर से, और आपके निवेश पोर्टफोलियो से जुड़ी हर बारीकी पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, धन्यवाद।